Hello, students. Welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram Sir. सो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने लास्ट टाइम कूलॉम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट किया था. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो बच्चों, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ये क्या काम आता है, बेसिकली हमें ये जानना है. तो बच्चों, कूलॉम्स लॉ से हम क्या करते हैं? कूलॉम्स लॉ से हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया था. तो जब भी कोई चार्ज होता है और उस चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स इस वाले पॉइंट चार्ज पे इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमें कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट किया था. लेकिन बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे ये स्मॉल क्यू चार्ज है और इसके पास में ये कैपिटल क्यू चार्ज है और एक तीसरा चार्ज और होता है यहाँ पे क्यू डैश, तो फिर स्मॉल क्यू पे फोर्स कितना एक्ट करता? तो इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ होता है कि जब किसी भी चार्ज पे हमें मोर देन वन चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना हो, जैसे कि 2 चार्ज, 3, 4, 5, 6, कितने भी चार्ज की वजह से हमें किसी चार्ज पे फोर्स निकालना हो, तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं. अब ये क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पहली बात, ये प्रिंसिपल जो है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है. इसका मतलब ये है कि जो लाइनें इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लिखी हुई है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिखी हुई है. तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इस स्मॉल क्यू पे ये वाला कैपिटल क्यू जो फोर्स लगाएगा, ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पे जब फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स जो है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा. मतलब 2 इंडिविजुअल चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उससे थर्ड चार्ज को कोई मतलब नहीं होगा. थर्ड चार्ज को जो भी फोर्स लगाना है वो अपनी तरफ से लगाएगा, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना लगा रहा है. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस स्मॉल क्यू पे इस कैपिटल क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लें. लेट से F1 लग रहा है. फिर ये क्यू डैश जो लगा रहा है अपनी तरफ से, लेट से ये F2 लगा रहा है, ये कैलकुलेट कर लें इंडिविजुअली. तो अब इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, तो अगर इस पे हमें टोटल फोर्स चाहिए तो हमें इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना होगा. बेटा, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हमें ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना रहेगा, या फिर हमें कंपोनेंट करके भी ऐड करना रहेगा. तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस्ड है बेटा. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर थोड़ा इसको लिखते हैं. सो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो फोर्स है बेटा, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. एक टाइम पे एक चार्ज का फोर्स निकालो और फिर जितने फोर्स उस पे लग रहे हैं सबका वेक्टर सम कर दो. The individual forces are unaffected
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, मतलब जब भी कोई चार्ज फोर्स लगा रहा है तो दूसरा पास में रखा चार्ज उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या होता है ये। So force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. Now the individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as principle of superposition. तो अगर बेटा एग्जाम में आ जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ से। बल्कि ये पूरा आप लर्न करें तो बहुत अच्छा है एज इट इज़, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उस पे थर्ड चार्ज का उसके पास रखे, उन दोनों के पास रखे थर्ड चार्ज का क्या इफेक्ट होगा। तो हम कहेंगे अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपना अपना लगाएंगे, सबको अपने अपने फोर्स लगाने से मतलब है। तो ज़रा देखें, तो लेट से स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पे एक क्यू चार्ज है, और यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, और यहाँ पे Q2 चार्ज है। तो अब मुझे क्या करना है, इस Q चार्ज पे इन दोनों की वजह से जो टोटल फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। तो लेट से Q1 से इसका कुछ डिस्टेंस है R1 और Q2 से इसका कुछ डिस्टेंस है R2। नाउ फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। तो बच्चों ये Q1 जो है वो इस पर किधर फोर्स लगाएगा, या तो ये अट्रैक्ट करेगा, अगर इनका नेचर अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा, और नेचर सेम है तो रिपल्सन। तो लेट से हम इनका नेचर अभी सेम लेके चल रहे हैं, तो ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अवे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये वाला फोर्स हो गया इस Q चार्ज पे Q1 की वजह से, इसको हमने बोल दिया F1। तो बेटा ये F1 वेक्टर हो गया। फिर Q2 इस पे लगाएगा, अगर सेम नेचर है तो ये भी अवे लगाएगा, और अपोजिट नेचर है तो इधर लगा देगा टूवर्ड्स। तो अभी हम मानते हैं कि लेट से कि सेम नेचर है, तो ये जो फोर्स लगाएगा ये हो जाएगा F2। अब फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो इनका वेक्टर सम करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बीच का एंगल थीटा चाहिए होगा, और हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। जब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेटा आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। तो वो ये होगा जो दोनों फोर्सेस जिस पैरेललोग्राम पे हैं उसका डायगोनल। दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द नेट फोर्स। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, हमारे पास दो मेथड है। पहला जो मेथड है हमारे पास वो है कि हम पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों को ऐड कर लें। जनरली बेटा जब दो फोर्स ही होते हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर फोर्सेस दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कंपोनेंट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उनके एक डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस एज्यूम करते हैं, एक वाई एक्सिस एज्यूम करते हैं, और फिर दोनों में हम सारे फोर्सेस के एक्स वाई कंपोनेंट कर लेते हैं। फिर एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं और वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। अब ये जो मेथड 1 हम यूज़ करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो मेथड 1 है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना होता है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले निकालना होता है और उसकी डायरेक्शन बाद में हम एंगल के टर्म्स में निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड
of net force and direction separately। तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो इस एरो से रिप्रेजेंट होगा, वो कितना होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। तो इससे हमें नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। फिर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन हम लोग बेटा यहाँ पे एंगल के फॉर्म में निकालते हैं। तो सपोज करो कि ये जो नेट फोर्स आया है ये इस F1 फोर्स के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग अल्फा कैसे निकालते हैं? तो अल्फा, व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय एफ नेट वेक्टर, मीन्स नेट फोर्स वेक्टर विथ F1 फोर्स वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हम वेक्टर में 11th क्लास में पढ़ते हैं, टेन इनवर्स। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? तो जिस फोर्स के साथ हम एंगल निकाल रहे होते हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ F1 का मैग्नीट्यूड आएगा। फिर जो सेकंड फोर्स है F2, उसका साइन कंपोनेंट हम न्यूमरेटर में लिखते हैं F2 साइन थीटा, और उसका कॉस कंपोनेंट डिनोमिनेटर में लिख के फर्स्ट फोर्स के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे को बेसिकली यही हमारे को डायरेक्शन बता रहा होता है कि नेट फोर्स फर्स्ट फोर्स से कितना एंगल बना रहा है। अब जो सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? तो सेकंड मेथड की जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मेथड 2 विच इज कंपोनेंट मेथड। मेथड 2 विच इज कंपोनेंट मेथड। अब इसमें क्या होता है? अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेपरेट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आपको डायरेक्ट ही आपको पूरा का पूरा नेट फोर्स वेक्टर मिलता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इनबिल्ट होते हैं। सो बाय दिस मेथड we get नेट फोर्स वेक्टर। हमें नेट फोर्स वेक्टर मिलता है बच्चों, हमें पूरा एफ नेट वेक्टर मिलता है विच कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही शामिल होते हैं। अब अगर आपको नेट फोर्स वेक्टर मिल जाएगा जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे और आप चाहते हैं कि सर हम मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो बेटा आप अगर उसके अंदर दोनों हैं तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? तो सपोज करो स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से एक स्क्वायर दे दिया और बोला कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं। ये स्क्वायर है बच्चों, और बोला कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है थ्राइस ऑफ कैपिटल Q, और यहाँ पे लेट से बच्चों हम ले लेते हैं ये वाला चार्ज जो है वो नेगेटिव है
और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ अगेन प्लस क्यू। अभी हमें थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर ये दोनों ही प्लस हो गए, तो हम इसको ले लेते हैं, लेट से इट इज़ 2Q। नाउ क्वेश्चन अगर हमसे कहता है बच्चों कि इस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करो, जो Q चार्ज है उस पे नेट फोर्स। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है नेट फोर्स ऑन प्लस Q, ये अगर हमसे बोला है तो हमें बच्चों नेट फोर्स वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही निकालनी पड़ेगी। अगर वो हमसे क्वेश्चन में बोलते कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, तो फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते, पर उन्होंने फोर्स बोल दिया। तो बच्चों फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स मतलब वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जाते हैं। अब आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं, बट पैरेललोग्राम लॉ में आप एक बार में दो चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल पाएंगे, फिर थर्ड का जो फोर्स उसमें आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, उस समय भी आपको वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक अच्छा मेथड ये भी होता है कि हम कंपोनेंट मेथड का यूज़ करें, जो मेथड नंबर 2 बता रहे हैं। इसमें आपको डायरेक्टली नेट फोर्स वेक्टर ही मिल जाएगा, पर इसके लिए आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो आपकी चॉइस होती है। तो लेट से कि हम ऐसा करते हैं, वी कंसिडर दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसको हमने प्लस एक्स एज्यूम कर लिया, इसको प्लस वाई एज्यूम कर लिया, मीन्स ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आप पहले ही क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एज्यूम कर लेंगे और एग्जामिनर को ये बता देंगे कि मैं इसको एज ए डायरेक्शन रेफरेंस लेके के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। तो फिर आपके लिए क्या होगा, आपके लिए बच्चों ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपके लिए प्लस एक्स का काम करेगी, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इधर ये आपके लिए माइनस एक्स का काम करेगी। फिर आप इसको एज ए प्लस वाई कंसिडर करेंगे, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो आपके लिए माइनस वाई का काम करेगी। और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये चार्ज रखा है वो आपके लिए ओरिजिन का काम करेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों इसके लिए पहले से आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद बच्चों आपको इंडिविजुअल फोर्सेस को बनाना है। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू हमें लिखना है, तो ये -2Q है बच्चों, ये इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा। तो ये फोर्स आ गया फोर्स ड्यू टू -2Q। अच्छा, +3Q बच्चों इसको रिपेल करेगा, तो +3Q का फोर्स इधर आएगा, और थोड़ा बड़ा चार्ज है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएगा 2Q से, तो एरो का लेंथ भी बच्चों बड़ा बनाएंगे। अच्छा, ये +2Q क्या करेगा बच्चों, तो ये +2Q भी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इसको रिपेल ही करेगा, तो ये वाला थर्ड फोर्स हो गया। अब इसमें क्या करना होगा बच्चों कि आपने जब ये फोर्सेस बना दिए तो आपको कंपोनेंट फॉर्म में हर फोर्स को लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया F1, ये वाला फोर्स जो लग रहा है इसको हमने बोल दिया F2, और ये वाला फोर्स जो लग रहा है इसको हमने बोल दिया F3। तो अब हमें क्या करना होगा, इन फोर्सेस को हमें एक्स वाई कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम F1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट फोर्स को कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो -2Q है वो कितना फोर्स लगा रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं पहले हम, ये हर एक फोर्स का पहले एक बार मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड, पहले हम मैग्नीट्यूड्स लिख लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो -2Q वो कितना लगा रहा है, वो F1 लगा रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K -2Q का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर की साइड बच्चों हम A ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों A²। तो ये फोर्स हमारे पास आ गया ट्वाइस KQ² अपॉन A²।
फिर बच्चों हम F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो F2 का मैग्नीट्यूड होगा K 3Q का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड, और सेपरेशन बच्चों यहाँ भी A है तो A²। तो ये हमारे पास आ गया थ्राइस KQ² अपॉन A²। और जो थर्ड फोर्स 2Q लगा रहा है उसका भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, पर उसके लिए हमें इन दोनों के बीच की ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हम सिंपली देख सकते हैं, अगर ये A है ये A है तो बच्चों ये √2A आएगी। तो हम अब F3 का मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। तो F3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास वो आएगा K 2Q अप्लाई कर रहा है, किस पे कर रहा है, Q पे अप्लाई कर रहा है। और बेटा सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, √2A, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा ट्वाइस KQ² अपॉन √2A², दैट इज 2A²। दिस 2 विल गेट कैंसिल आउट, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू आया है KQ²/A², ये जो वैल्यू आया है इसको हम लेट से F सपोज कर लेते हैं। तो फिर हम इसको 3F लिख सकते हैं और इसको 2F लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब इनके मैग्नीट्यूड्स आ चुके हैं। लास्ट में फिर हम F का वैल्यू डाल देंगे यहाँ से। तो हमारे पास F1 का मैग्नीट्यूड आ चुका है बच्चों ट्वाइस F, F2 का मैग्नीट्यूड आ चुका है थ्राइस F, और F3 का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों F। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इनको तीनों को फोर्सेस को हम लोगों ने मैग्नीट्यूड्स तो निकाल लिए, अब इन्हें हमें XY कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कंपोनेंट इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे इनको। कंपोनेंट फॉर्म में हम इन फोर्सेस को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे F1 वेक्टर, उसका बेटा X कंपोनेंट लिखेंगे। फिर F2 वेक्टर, उसका भी X और Y कंपोनेंट लिखेंगे। फिर F3 वेक्टर, उसका भी XY कंपोनेंट लिखेंगे और XY कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये फोर्सेस आ जाएंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फोर्स हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा होगा उस फोर्स का तो हमें कंपोनेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये वाला फोर्स बच्चों पूरा का पूरा प्लस एक्स में लग रहा है तो इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ज़ीरो होगा, और जो पूरा वाई में लग रहा है उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि इफ़ेक्ट जो है वो 90 डिग्री पे नहीं जाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो भी आप क्या करेंगे, आप जो है आपने पढ़ा है बच्चों कि कोई भी वेक्टर कहीं से थीटा एंगल बनाता है तो उसका कंपोनेंट वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये फोर्स बच्चों वाई वाला फोर्स एक्स के साथ तो 90 बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो 2f cos 90 हो जाएगा, और cos 90 तो बच्चों जीरो होता है। तो कहने का मतलब ये जो फोर्स पूरा एक्स या वाई के अलोंग है उसके कंपोनेंट ना करें, कंपोनेंट्स हमें सिर्फ उसके करने हैं जो बीच में आ रहा है, उसके हम दो कंपोनेंट करेंगे एक्स और वाई। तो एक परपेंडिकुलर हम एक्स पे डालेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर हम वाई पे ड्रॉप करेंगे, तो हम इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। ये जो फोर्स है बेटा इसके हम कंपोनेंट करेंगे एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो जब कंपोनेंट कर लेंगे तो फिर इस फोर्स को हम भूल जाएंगे, मतलब मैंने ये जो साइन बनाया इसका मतलब है वी विल नॉट कंसीडर इट, क्योंकि अब हम इसके कंपोनेंट को ही कंसीडर करेंगे। तो हम देखें तो बेटा ये एंगल सिंपली आप जानते हो कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो 45 डिग्री पे ये एक्ट कर रहा है बच्चों। तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा आपका f cos 45, दैट इज़ f/√2। और ये किधर आ रहा है बच्चों, ये कंपोनेंट प्लस एक्स में आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन आप क्या लगा देंगे, आई कैप। ऐसे ही इधर आ जाएगा बच्चों f sin 45, और ये किधर आ रहा है प्लस वाई में, मतलब जे कैप। sin 45 इज़ 1/√2, तो सो इट इज़ ऑल्सो f/√2 जे कैप। अब बच्चों सबसे पहले f1 को लिखते हैं।
तो F1 हमारा x में तो बिल्कुल नहीं है, सो 0 आई कैप। और हमारा पूरा y में है, कितना है 2f है, और किधर है नेगेटिव y में, तो बच्चों माइनस जे कैप लगा देंगे। अब देखो F2 हमारा पूरा x में है, कितना है 3f है, किधर है प्लस x में, तो आई कैप। और y में बिल्कुल भी नहीं है, तो 0 जे कैप। और जो तीसरा फोर्स है वो दोनों कंपोनेंट आ गए उसके x और y, तो f/√2 तो x में है, f/√2 y में है, तो ये हो गया f/√2 आई कैप प्लस f/√2 जे कैप। अब क्या होता है बच्चों, नेट फोर्स वेक्टर होता है इन तीनों वेक्टर्स का सम। अब बच्चों एक्स वाई कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब हम एक्स कंपोनेंट्स सारे फोर्सेस के ऐड कर लेंगे तो हमारा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा, और जब वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे तो वाई डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो हमारा जो नेट फोर्स वेक्टर होगा यहाँ पे एफ नेट वेक्टर, वो हमारा क्या होगा, सबका एक्स कंपोनेंट ऐड कर लो, सो 0 + 3f + f/√2, तो ये आ गया हमारा 3f + f/√2 आई कैप। और दूसरा वाला हमारा आ जाएगा 2f और f/√2, बट यहाँ माइनस जे कैप आ रहा है, तो अगर हम जे कैप को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2f एंड प्लस का f/√2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया नेट फोर्स वेक्टर। मतलब ये पूरा का पूरा है जो वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। आप चाहें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं, तो पहले एक बार f को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारे पास बचेगा 3 + 1/√2 आई कैप। और अगर यहाँ से भी हम f को बाहर निकाल लें तो यहाँ बचेगा -2 + 1/√2 जे कैप। अब f का वैल्यू आप लास्ट में पुट कर दें, तो ये आ गया बच्चों KQ² / 3 + 1/√2 आई कैप प्लस KQ² / -2 + 1/√2 जे कैप। तो ये बच्चों नेट फोर्स वेक्टर आ गया। यही आपका आंसर है। अब आप चाहते हैं कि सर हम तो मैग्नीट्यूड अलग करना चाहते हैं और डायरेक्शन अलग करना चाहते हैं, तो बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, बट फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं बच्चों कि इसका हम मैग्नीट्यूड अलग से लिखें, एफ नेट ओनली मैग्नीट्यूड लिखें, तो आपको इसका जो एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है बेटा, और ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो जो आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट है, हम क्या करते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है एक्स कंपोनेंट, उसका स्क्वायर करते हैं, और जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करते हैं, और सम करके रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट यहाँ नीड नहीं है और एक्सप्रेशन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट हम इसी प्रोसीजर से करेंगे। फिर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्शन क्या निकालें, तो बेटा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से आप निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर। और आगे कई क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं कि एक्स में ये इतना लग रहा है, वाई में इतना लग रहा है, टोटल इतना आ रहा है, तो हमारा ये इतना पर्टिकुलर एंगल +x से बनाएगा या -x से, वो हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर से निकाल सकते हैं, मीन्स एफ नेट कैप। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने वेक्टर निकाला है ना एफ नेट वेक्टर, उसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो डायरेक्शन इसी को बोलते हैं बेटा, यही डायरेक्शन है। तो हम लोग डायरेक्शन भी यहाँ निकाल सकते हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो CBSE एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है CBSE 2018 में पूछा गया है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग।
सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन, इसको बेटा हम सोल्व करते हैं, फिर हम एक दो क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है 3 पॉइंट चार्जेस Q, 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. Obtain the expression for the magnitude of the resultant force। बेटा देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बेटा ओनली मैग्नीट्यूड ही हमसे ये पूछना चाह रहे हैं। एक्टिंग ऑन -Q चार्ज, -Q पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्होंने पूछा है। तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमने ट्राइंगल बना लिया, या हम ट्राइंगल बना लेते हैं ये वाला। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इन्होंने दिया है जिसकी साइड बच्चों L है, यहाँ बेटा -4Q चार्ज लिखा है, यहाँ Q है और यहाँ 2Q है, हमें Q पे निकालना है। तो बेटा ये दोनों सेम साइन के हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी हमने देखा है कि पहले हम एक का फोर्स निकालेंगे, तो ये 2Q बेटा इसको रिपेल करेगा इधर, और जो फोर्स से रिपेल करेगा लेट से वो F1 है, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा K, 2Q का मैग्नीट्यूड इंटू Q का मैग्नीट्यूड अपॉन सेपरेशन इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो L²। तो हमारे पास ये फर्स्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो आ गया ट्वाइस KQ²/L²। फिर 4Q बेटा इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, थोड़ा ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो फोर्स लगेगा उसको हम F2 बोल देते हैं, और F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K -4Q का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, और बीच का जो सेपरेशन है L उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 4KQ² अपॉन L²। बच्चों ये 2KQ² अपॉन L² है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम F नाम दे देते हैं, तो बेटा ये तो इसका डबल है, तो ये फिर 2F हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का वेक्टर सम करना है, तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके लिए भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारे लिए नेट फोर्स को बता रहा होगा। तो पैरेललोग्राम हमने बना लिया। अब बेटा एंगल हमें चाहिए इन दोनों के बीच में, F1 F2 के बीच में, तो F1 और F2 के बीच में बेटा ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, सो दिस एंगल विल बी, बेटा ये वाला कितना होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला कितना बचेगा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि बेटा ये वाला एंगल बचेगा 180 - 60, मीन्स थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री, थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमारे पास दो फोर्स हो गए, एक F हो गया और एक 2F हो गया, और एंगल कितना हो गया इनके बीच में 120। तो हम अब मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बेटा जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको मैं इसके मार्किंग्स बता देता हूँ कि सपोज़ करो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है, तो ये इस तरह से डिवाइड होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस 1, या हाफ प्लस लास्ट में हाफ मान सकते हैं। अब बच्चों आप पूरे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो आपको ये बताना होगा, आपको ये लिखना होगा फोर्स ऑन, बोर्ड की एग्ज़ाम की कॉपी में आप कैसे लिखेंगे बेटा, वो प्रोसीजर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसका जो आंसर है वो बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू 2Q, और उसको हमने बोला बेटा F1,
और वो हमारा आया था 2kq² अपॉन L², जिसको हमने F नाम दिया था। फिर आप लिखेंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू -4q। तो ये इसको हमने बोला बेटा F2, और ये हमारा आया था 4kq² तो बेटा ये इसका डबल है तो इसको 2F बोल दिया। फिर आप बेटा लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले F net इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। फिर बच्चों आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। F1 को हमने F बोल दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे F², फिर इसको हमने 2F बोला है तो 2F² प्लस ट्वाइस F1 हो गया बच्चों F, F2 हो गया 2F एंड थीटा बेटा 120 है तो cos 120 डिग्री। बेटा cos 120 का वैल्यू होता है -12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये तो हो गया हमारा F², ये हो गया 4F² प्लस ये हमारा हो गया 2 2 ज़ा 4F² और cos 120 हो गया बेटा -12, तो ये 2 से ये 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। फिर बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे F² प्लस 4F² विच इज़ 5F² और ये -2F² हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आएगा अंडर रूट में 3F², और बेटा फाइनली कितना आया √3F। अब बेटा ये जो F है इसका वैल्यू भी डालना पड़ेगा लास्ट में। तो F का वैल्यू क्या लिया था हमने 2kq²/L², तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3 इंटू 2kq² अपॉन L²। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। बेटा बोर्ड मार्किंग में क्या होता है, जो आप ये लिख रहे हैं ना हाफ मार्क्स आपको इसका मिलता है, फिर सेकंड का फोर्स निकाला ना आपने उसका हाफ मिलता है, और बेटा फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा और जो कैलकुलेशन पार्ट किया आपने पूरा, इसका बेटा आपको फिर हाफ प्लस हाफ 1 मार्क्स मिलता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाफ मार्क्स आपको इस फॉर्मूले का मिलता है और हाफ मार्क्स आपको इस कैलकुलेशन के मिलता है। ऐसे करके आपको बेटा 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको बताना पड़ेगा ये पूरा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है बेटा। बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करेंगे, बट अभी हम कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें 4 पॉइंट चार्जेस Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ a square of side A as shown in figure. Find the resultant electric force on capital Q. तो बेटा कैपिटल Q पे नेट फोर्स पूछा आपसे, तो आप इसको कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, आप इसको पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं। तो पहले हम एक बार पैरेललोग्राम वाले तरीके से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कैपिटल Q है, तो अभी हमें साइन के बारे में कुछ नहीं बोला, सो वी विल टेक द सेम साइन। तो ये जो कैपिटल Q है बेटा, इसको ये स्मॉल q इधर रिपेल करेगा, तो ये जो फोर्स लगाएगा लेट से F1 है, ये वाला स्मॉल q इस कैपिटल Q पे जो लगा रहा है वो F1 है, उसका मैग्नीट्यूड होगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A²। अब बेटा ये वाला स्मॉल q भी इसको रिपेल करके इधर फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है लेट से कि इस फोर्स को हम बोल देते हैं F2। तो ये F2 जो हमारे पास होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी वही हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन साइड बीच का डिस्टेंस हो गया A²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम है, तो क्यों ना मैं इसको F बोल दूँ। अगर मैं इसको F बोल देता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी F हो जाएगा।
तो अब ये दो फोर्स का मैं सम कर सकता हूँ। तो ये दोनों बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो बिल्कुल बीच में से जाएगा। तो इस पे इन दोनों का जो टोटल आएगा वो ये आएगा। अगर मैं बेटा इसको ए और इस पॉइंट को बी और इसको सी और इसको डी नाम रख दूँ, तो ये जो रिजल्टेंट है ये आपकी जो ये डी से बी तक जो साइड ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग आएगा। तो हम यहाँ पे दो फोर्स हमारे पास एफ और एफ, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 90, तो जीरो हो गया। तो बेटा ये 2 एफ स्क्वायर का रूट 2 एफ आ जाएगा। तो ये फोर्स हमारे पास इन दोनों का सम हमने कर लिया, इसका और इसका हमने सम कर लिया। अब तीसरा वाला जो फोर्स है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। तो जो तीसरा वाला फोर्स होगा बच्चों वो किधर लगेगा, तो ये कैपिटल क्यू है, वो इस वाले कैपिटल क्यू को बेटा इधर रिपेल करेगा। तो ये वाला जो फोर्स है इसको मैं बोल देता हूँ F3। और बेटा जो F3 होगा, F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q अपॉन बीच का डिस्टेंस। तो बेटा ये पहले हमने देखा था, ये आएगा √2a। तो √2a का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया KQ स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। अब बच्चों ये आप देख रहे हैं कि ये जो √2f आया ये आपका किधर आया, अलोंग DB साइड। ये आपका आया अलोंग DB। और ये जो आपका F3 आया है ये भी आपका आया है अलोंग DB। तो बेटा दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उनका टोटल निकालना तो बड़ा आसान है, उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स तो इसमें बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बोला बेटा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो डायरेक्शन हम ये DB साइड के फॉर्म में बता रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q विल बी इक्वल टू, पहला जो फोर्स है √2f, तो दैट इज √2f। f किसको बोला है, हमने इसको बोला है, तो f का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ। तो ये हो गया K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसका, अलोंग DB। तो ये फर्स्ट फोर्स हमने इस तरह से लिख दिया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ। अब हम दूसरा वाला फोर्स भी लिख देते हैं, तो इसमें डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा क्योंकि वो भी अलोंग DB है। वो कितना है, तो बच्चों वो है KQ स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, और ये भी बेटा अलोंग DB है। तो फिर टोटल डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है बच्चों। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा √2 टाइम्स स्मॉल q प्लस यहाँ हमारे पास बचेगा कैपिटल Q अपॉन 2, ये हमारे पास बचेगा। और डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, वो भी कॉमन आ रही है, तो अलोंग DB। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर। तो अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको पहले इंडिविजुअल फोर्सेस को लिखना रहेगा कि फोर्स ऑन दिस चार्ज, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप लिखेंगे फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, ये वाला लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे फोर्स ऑन कैपिटल Q टू सेकेंड स्मॉल q चार्ज, ये वाला लिखेंगे। फिर आप इन दोनों का एडिशन करेंगे। फिर आप थर्ड वाला फोर्स भी लिखेंगे। फिर इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसके साथ थर्ड वाले को ऐड कर देंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, तो लास्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा। बोर्ड में बेटा क्या होता है, ये जो फॉर्मूले से आप प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं इसके भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, और फाइनल आंसर और कैलकुलेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें फोर्स बोला तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। दूसरा, जैसा हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग जो है ना इसको कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। तो जो सेकंड मेथड था हमारा, उससे हम कैसे लिखेंगे, तो बस उससे हमें क्या करना है, ये जो फोर्सेज है ना, ये जो फोर्सेज है, जैसे इसको हमने बोला
ये हमारा जो फोर्स था इसका मैग्नीट्यूड भी एफ आया था, इसका भी एफ आया था, और ये थर्ड वाले को हम एफ डेस ले लेते हैं लेट से। तो हम अगर हमें एक्स वाई एक्सिस बोलना पड़ेगा तो वी आर कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन एज ए प्लस एक्स एंड दिस इज़ अ प्लस वाई, ये हमने बता दिया। तो अब हम इजीली लिख सकते हैं ये वाला फोर्स हमारा कितना है, एफ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन आई कैप है। वाई में ये बिल्कुल नहीं है, पूरा एक्स में है तो जीरो जे कैप हो जाएगा। फिर बेटा हमारा ये फोर्स कितना है, ये हमारा ये भी एफ है, और ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव वाई में, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे कैप। तो लेकिन एक्स में इसका कुछ भी नहीं है तो ये ज़ीरो आई कैप हो जाएगा। बेटा थर्ड वाला फोर्स है, इसके आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो थर्ड वाला फोर्स के जब आप कंपोनेंट करोगे तो ये जो थर्ड वाला फोर्स है इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा और इसका दूसरा जो कंपोनेंट है बेटा वो इधर की तरफ आएगा। अब आप देख सकते हैं सिमेट्री से कि ये जो एंगल है ये 45 है, तो जैसे हमने पहले कंपोनेंट किए थे क्वेश्चन के अंदर, सिमिलरली हम इसके दो कंपोनेंट कर देंगे। ये जो एफ डेस हमारे पास है वी विल मेक इट्स कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ डेस कॉस 45, ये हमारा आई कैप कंपोनेंट आ गया इसका, और ये दूसरा वाला आ जाएगा एफ डेस साइन 45, लेकिन ये किधर आएगा, माइनस जे में आएगा, नीचे की तरफ है बेटा। तो हमने ऊपर प्लस वाई लिया है तो नीचे ये माइनस जे में आएगा। तो हम लोग इस थर्ड फोर्स वेक्टर जो हमारा एफ डेस वेक्टर, इसको भी हम एक्स वाई कंपोनेंट में लिख देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले फोर्स को लिखा, जो हमारे पास फर्स्ट वाला फोर्स था F1, उसको भी हमने लिखा, ये F1 वेक्टर लिखा हमने, ये वाला हमने लिखा F2 वेक्टर, और ये थर्ड वाला जो है एफ डेस जिसको बोला है, या F3 भी बोल सकते हैं, इसको हमने लिख दिया एफ डेस कॉस 45 मीन्स एफ डेस बाई √2 प्लस एफ डेस बाई √2, ये हमारा आई में आ गया, ये माइनस जे में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेट फोर्स लिखना है ना, तो हम सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और सबके वाई। तो इसका एक्स में है एफ आई कैप और इसका है ज़ीरो आई कैप, और ये है एफ डेस बाई √2 आई कैप। तो अल्टीमेटली हमारा आ गया एफ आई कैप एंड एफ डेस बाई √2 आई कैप। तो हमारा ये टोटल हो गया एफ प्लस एफ डेस बाई √2 आई कैप, ये हमारा नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया। फिर हम वाई कंपोनेंट भी लिखेंगे, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चलो इसको यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा, नेट फोर्स वेक्टर। तो वाई कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट फोर्स का वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है, सेकंड का माइनस जे है, और ये बेटा ये भी माइनस जे है, तो फिर यहाँ माइनस जे कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारे पास हो जाएगा एफ प्लस एफ डेस बाई √2। नाउ आप एफ और एफ डेस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एफ बेटा जो था आपके पास वो था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और एफ डेस था आपके पास के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर आई कैप। ऐसे ही दूसरा वाला हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस जे कैप। तो ये हमारे पास नेट फोर्स वेक्टर आ गया। आप चाहें तो इसमें कॉमन लेके इसको थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी के कैपिटल क्यू, यहाँ से कॉमन आ रहा है, और बेटा यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 2। अच्छा बेटा एक चीज़ हमने मिस कर रहे हैं, नीचे जो √2 है इसको हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे ये 2√2 होगा बेसिकली, यहाँ भी 2√2 होगा, तो ये हमारे पास हो गया 2√2 आई कैप, प्लस ये वाला हो जाएगा बच्चों के कैपिटल क्यू कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी बचेगा स्मॉल क्यू प्लस यहाँ बचेगा
कैपिटल Q और नीचे बचेगा 2√2 और ये -j हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो ऐसे भी हम नेट फोर्स वेक्टर को लिख सकते हैं। इसमें आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेपरेटली नहीं लिखना पड़ता, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बेटा एक साथ ही हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कंप्लीट किया बच्चों। तो हमने क्या देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है बच्चों कि अगर हमें किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो हमें एक फोर्स को एक ही टाइम पे कैलकुलेट करना है और हमें उन सब ऑल द फोर्सेज जितने भी लग रहे हैं बेटा उनका वेक्टर सम करना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी चार्ज जब फोर्स लगा रहा होगा तो दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना अलग से लगाएगा। और बेटा इसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा और डायरेक्शन इससे निकल जाएगा। और कंपोनेंट में बेटा आप लोग जो है वो हर फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड लिख लें, फिर उनको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दें और फिर सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को ऐड करने से टोटल फोर्स का एक्स कंपोनेंट आएगा और वाई को ऐड करने से टोटल फोर्स का वाई कंपोनेंट। इसमें फिर आप मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो आपको कोफिशिएंट का स्क्वायर सम करके रूट लेना पड़ेगा और अगर आप वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने ये भी देखा बच्चों कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे हमें सारे स्टेप्स लिखने होते हैं पूरे मार्क्स लेने के लिए। और क्वेश्चन सोल्व करने का प्रोसीजर एक और एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। पर बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट एक चार्ज ने कितना लगाया, दूसरे ने कितना लगाया, तीसरे ने कितना लगाया और फिर बेटा आपको उनका सम करना पड़ेगा। तो ये आप इंडिविजुअल चार्जेस की फोर्सेस को नेगलेक्ट ना करें। ये नहीं कि आप डायरेक्टली नेट फोर्स निकालने लग जाएं, पहले आप हर एक चार्ज का फोर्स लिखिए, फिर उसके बाद आप नेट फोर्स को लिखिए, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, कैलकुलेशन करिए। ईजीनेस के लिए आपके पास जब ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं तो आप क्या करें कि उनको कोई वैल्यू एज्यूम करके एफ़ के फॉर्म में लिख लें ताकि इस फॉर्मूले में आपका कैलकुलेशन आसान रहे। ओके बच्चों, तो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसी टॉपिक के साथ हमारा कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, बट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे भी करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो और बच्चे फिजिक्स की प्रॉब्लम से बाहर आएँ। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, बाय बच्चों।